वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। अब तक हमने ग्रेडियंट पढ़ा है, डाइवर्जेंस पढ़ा है और कर्ल पढ़ा है, और इससे पहले हमने वेक्टर कैलकुलस का कुछ पार्ट किया था और ये भी वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट था। और आगे हम अब ये वेक्टर कैलकुलस का वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव्स का ये आखिरी पार्ट कर रहे हैं, जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव्स का नाम दे रहे हैं। हमने अभी तक जो डेल ऑपरेटर था उसको हमने तीन तरह से ऑपरेट करवाया है। एक हमने उसको एक स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करवाया है जिसे हमने ग्रेडियंट का नाम दिया है। दूसरा हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लिया था एक वेक्टर के साथ जिसे हमने डाइवर्जेंस कहा था। और तीसरा हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया था एक वेक्टर के साथ जिसे हमने कर्ल कहा था। इसके बाद हमने देखा कि हम एक वेक्टर की बजाय यहाँ पर दो वेक्टर्स रखें, उनका डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर क्या चीज़ें आएंगी, तो वो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। लेकिन कभी भी हमारे पास किसी एक वेक्टर की लेफ़्ट साइड पे दो बार डेल ऑपरेटर अपीयर नहीं हुआ था, अगर आप दोबारा लेक्चर जाके देखें। अब हम डेल ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट करेंगे। अब ये देखें ग्रेडियंट हमें क्या देता है, इट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी, it gives us a vector quantity because the function t is scalar, and when the scalar operator del acts upon it, the gradient will be a vector quantity, and divergence gives us a scalar quantity and curl gives us a vector quantity. Okay, so how does this acts on how does another del operator will act on these three things, namely gradient, divergence and curl? We will see this in this section. So as we are obtaining a vector by gradient, so we can apply another del operator on this in two ways. So one way will be that we can take dot product del dot del t. सो हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं डेल के साथ, यानी कि हम ग्रेडियंट की डाइवर्जेंस ले सकते हैं। तो इसको हम नाम देंगे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा ये हो सकता है कि हम कर्ल ले लें, किसका, ग्रेडियंट का, क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे डेल ऑपरेटर दो तरह से ऑपरेट हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। उसके बाद है हमारे पास ये डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस हमें सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी दे रही है और स्केलर क्वांटिटी पे जो हमारा डेल ऑपरेटर है वो सिर्फ एक वे में ऑपरेट करता है, और वो है कि वो उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है। तो हम इसको ऑपरेट करवा देंगे डेल डॉट ए पे। तो ये हमें क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, और इसे हमने क्या नाम दिया है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। उसके बाद देखें हमारे पास जो ये थर्ड है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल क्रॉस ए इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगेन एक वेक्टर पे डेल किस तरह से ऑपरेट होता है कि यहाँ तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं और यहाँ तो हम उसका कर्ल ले सकते हैं। सो इट विल बी डेल डॉट डेल क्रॉस ए एंड दिस विल बी कॉल्ड divergence of curl, because
in the brackets we have a curl and we are taking its divergence, so we call it the divergence of curl. And then we can take the curl of curl, del cross A, so it will be called the curl of कर्ल. अच्छा, अब ये हमारे पास 5 जो हैं सेकंड डेरिवेटिव्स आते हैं, ठीक है, कोरिस्पोंडिंग टू 3 फर्स्ट डेरिवेटिव्स हमारे पास 5 सेकंड डेरिवेटिव्स आते हैं. अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है. अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं. जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने देखा था कि जो ग्रेडियंट है डेल टी वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई इन वाई डायरेक्शन प्लस partial t by partial z in z direction, and we have del operator is equal to partial over partial x in x direction plus partial over partial y in y direction plus partial over partial z in z direction. So when we take the dot product of two vectors, what we obtain? We obtain a scalar quantity. और वो हम कैसे obtain करते हैं कि x dot x, y dot y and z dot z को हम कैलकुलेट करते हैं. सो डेल डॉट डेल टी, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल टी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट. इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें से अगर t को हम कॉमन ले लें, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव जो हैं ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव हैं और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर द फंक्शन. और t को हम अगर कॉमन ले लें तो ये जो टर्म हमारे पास ब्रैकेट्स में है इसको हम डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको डेल स्क्वायर का नाम दिया गया है, लप्लाशियन का नाम इसे दिया गया है. जो फेमस साइंटिस्ट हैं सिमन दे लाप्लास, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस ऑपरेटर को यूज़ किया था. किसके लिए उन्होंने यूज़ किया था इसको, जो कायनाती बॉडीज़ हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी मोशन को स्टडी करने के लिए उन्होंने इस ऑपरेटर को यूज़ किया था. तो जो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट है वो क्या है, वो है लप्लाशियन ऑफ ए स्केलर फंक्शन. अभी इसके लिए इतनी डिस्कशन ही काफ़ी है लप्लाशियन के लिए, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे मज़ीद इस कोर्स में फर्दर तो आगे जाके बाकायदा इस ऑपरेटर पे आधा चैप्टर है, उसमें हम इस ऑपरेटर को स्टडी करेंगे और इसको यूज़ करेंगे. तो शॉर्ट नोटेशन में इसको लप्लाशियन कहते हैं. और ये जो ब्रैकेट में है ये हमारे पास लप्लाशियन ऑफ टी है. अब जो लप्लाशियन है वो एक स्केलर क्वांटिटी पे एक्ट करता है. लप्लाशियन एक्ट्स ऑन स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि जो लप्लाशियन है वो एक स्केलर क्वांटिटी पे एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी पे एक्ट करे, डेल स्क्वायर लेट से ये वी वेक्टर है, इस पे एक्ट करे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल गिव अस कि जो लप्लाशियन है वो सेपरेटली क्या होगा, सेपरेटली इसकी जो कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स हैं उन पे एक्ट करेगा.
plus del square vz in z direction. So when Laplacian acts on a vector quantity, तो ये इस तरह से इस पे एक्ट करेगा. अच्छा, ये तो हमने फर्स्ट देख लिया कि हमारे पास जो है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट. अब जो दूसरा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा था, उसको हमने नाम दिया था द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट डेल क्रॉस del t. So this is the gradient which is a vector quantity, and this is what we call the del operator, and this whole is curl of gradient. The interesting thing about this is कि ये जो हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है ये हमेशा ज़ीरो होगा. इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो. जहाँ पर भी हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट आएगा हम उसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे. क्यों? ये हम वैसे नहीं कर रहे, ये मैथमेटिक्स से हमारे सामने आता है. मैथमेटिक्स से ये हमारे सामने कैसे आएगा वो हम अभी देख लेते हैं कि this will be x, this will be y, this will be z, and if we place the del operator here, partial over partial x, partial over partial y, partial over partial z in x. Okay, so यहाँ पे तो डायरेक्शन नहीं लिखनी थी. ओके, पार्शियल. ओके, और यहाँ पर हमारे पास है पार्शियल t बाय पार्शियल x, पार्शियल t बाय पार्शियल y, पार्शियल t बाय पार्शियल z. सो मैं इसको कम्प्लीटली कंप्यूट तो नहीं करूँगा, बस आप ये चीज़ देख लें कि फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट. तो आप देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर t बाय पार्शियल, सॉरी पार्शियल स्क्वायर नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल t ओवर पार्शियल z माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल z इंटू पार्शियल t बाय पार्शियल y. सो वी नो दैट कि जो हमारे पास t है ऑपरेटर, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और डेरिवेटिव्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कर सकते हैं. अभी इधर मैंने वो आगे वाली टर्म्स नहीं लिखी दो, क्योंकि वो भी ज़ीरो ही हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप ये एक समझ लें तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगी. तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z ऑपरेटिंग ऑन t, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z ऑपरेटिंग ऑन t, प्लस आगे वाली टर्म्स. और ये जो टर्म है हमारे पास ये दोनों सेम है तो ये ज़ीरो हो जाएगा. इसी तरह आगे वाली जो दो टर्म्स हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगी. तो जो आंसर है हमारे पास वो ज़ीरो आ रहा है. सो ये ज़ीरो क्यों आ रहा है? ये हमारे पास जो है इक्वालिटी ऑफ क्रॉस डेरिवेटिव से हमारे पास ये ज़ीरो आ रहा है. ये इस वजह से ज़ीरो आ रहा है. इसमें और कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है. सिर्फ इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये हमेशा हमारे पास ज़ीरो आएगा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करेंगे. द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. ये पॉइंट आप याद ही कर लें. जो थर्ड हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है वो हमने देखा था ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस. किसी एक वेक्टर ए की हम ग्रेडियंट ले रहे हैं. ये हमारे पास बहुत कम अक्कर होता है हमारी कैलकुलेशंस में, या
स्टडीज़ में। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ जो है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ही है, इसमें से हम कोई नई चीज़ नहीं निकाल रहे, ठीक है, क्योंकि ये टर्म हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी और देन इस पे जब डेल ऑपरेट होगा तो ये अगेन हमें क्या देगा, एक डाइवर्जेंस ही देगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगेन इससे हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन इसमें ये एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ये लप्लाशियन के इक्वल नहीं है कभी भी, ठीक है। जो चौथा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये हमारे पास हमेशा ज़ीरो होगा। ये भी जिस तरह हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो है, उसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी हमारे पास हमेशा ज़ीरो होगा। ये भी आप याद कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इसका मैं प्रूफ यहाँ पे नहीं करूँगा, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ्स वगैरह तो हम कर नहीं रहे। हमने जस्ट कुछ मैथमेटिक्स देखनी है जिसको हम बाद में अप्लाई करेंगे फ़िज़िक्स निकालने के लिए अपनी थ्योरीज़ में से। और जो हमारे पास फिफ्थ सेकंड डेरिवेटिव है वो है हमारे पास कर्ल ऑफ कर्ल, डेल क्रॉस ए। सो ये हमारे पास आता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस लप्लाशियन ऑफ द वेक्टर ए। ये हमारे पास इसके इक्वल आता है। ये हमारे पास क्या है, द कर्ल ऑफ कर्ल। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोई न्यू चीज़ नहीं दे रहा। ये हमारे पास जो है, ये हमने फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास उसकी थर्ड फार्मूला की, ये वो है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास है सेकंड टर्म वो लाप्लाशियन है, तो ये हमने थर्ड में देखा है और ये जो है हमने फर्स्ट में देखा है। तो ये हमें कोई न्यू चीज़ नहीं दे रहा, ये हमें वही चीज़ दे रहा है जो हमने देख ली है। अच्छा, अब हमने ये 5 रूल्स देख लिए हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं आई किसी में भी। हम जस्ट डेल ऑपरेटर को बार बार यूज़ कर रहे हैं। हम या तो ग्रेडियंट कंप्यूट कर रहे हैं या डाइवर्जेंस कंप्यूट कर रहे हैं या कर्ल कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई नए नाम नहीं है। डाइवर्जेंस अगर नाम नए हैं, लेकिन जो उन पे ऑपरेशंस हैं वो आप लोगों ने पहले स्टडी किए हुए हैं कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं और जो है क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं। चीज़ें वही हैं जो आपने की हुई हैं, जस्ट उनको रीनेम किया गया है, वेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं और थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। ये चीज़ें आपने पहले भी स्टडी की हुई हैं। तो हमने ये 5 फार्मूलाज देखे हैं। वापस आ रहा हूँ मैं अपनी सी राइटिंग पे। तो हमने ये 5 फार्मूलाज देखे हैं। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो एक तो ये फर्स्ट वाला है जो कि लप्लाशियन बन जाता है, और एक ये जो है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वाला है जो हमारे पास काफ़ी यूज़ होता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हम आगे देखेंगे, ये हमारे पास कुछ इंटीग्रल कैलकुलस में यूज़ होगा। और जो हमारे पास लप्लाशियन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये इससे हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लप्लास इक्वेशन। देन हम लप्लास इक्वेशन से पॉइज़न इक्वेशन निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो ये आगे हमारे जो है लप्लाशियन काम आएगा। सो द थिंग इज़ कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको सिर्फ इस डेल ऑपरेटर को याद रखना है। ये जो डेल ऑपरेटर है, हर चीज़ इससे स्टार्ट हो रही है,
ठीक है। उसके बाद आपको इसके रूल्स याद रखने हैं कि ये ऑपरेट कैसे होता है किसी स्केलर पे और किसी वेक्टर पे। देन आप चीज़ें सॉर्ट आउट करते जाएंगे, वो कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में की है। तो वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास डेरिवेटिव्स में जो कुछ हमने सीखना था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए वो हमने अब तक सीख लिया है। इसके बाद हमारा जो पोर्शन रह जाता है मैथमेटिक्स सीखने में, जो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मैथमेटिक्स में हमारे पास जो पोर्शन रह जाएगा वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के साथ एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास, और वो है कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स सीखने हैं। अभी तक तो हम सिर्फ एक्स वाई जी 3D कोऑर्डिनेट में 3D कोऑर्डिनेट में घूम फिर रहे हैं। 3D कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, और मोस्टली आपने यही स्टडी किए होंगे अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को देखते हैं तब हमारे पास दो फंडामेंटल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो और अपीयर होते हैं, एक स्फेरिकल और एक हमारे पास सिलेंड्रिकल। जिस तरह इसमें हमारे पास एक्स वाई और जी हैं, इसमें हमारे पास आर थीटा एंड फाई है, और इसमें हमारे पास क्या है आर थीटा एंड जेड, जिसमें हमारे पास z इज़ द लेंथ एंड r इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द सर्कुलर measure, and in the spherical coordinates theta and phi are two angles where r is the radius of the sphere। तो इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए इंतहाई अहम है। इंटीग्रल कैलकुलस करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझेंगे। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें हम लाइंस को कैसे देख सकते हैं, एरिया को कैसे देख सकते हैं, वॉल्यूम को कैसे देख सकते हैं, उनको वेरी कैसे कर सकते हैं, उनकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कैपेसिटर को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके एरिया, सरफेस एरिया जिसे हम कह रहे हैं, सरफेस एरिया से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, हम उनके वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, हम देखेंगे वो किस डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं, हम उनका लाइन एलिमेंट देखेंगे। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमें समझना इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। सो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।